नमस्कार। कोर्स के अंतिम चरण में हम मशीन लर्निंग की असली ताकत का एक अच्छा उदाहरण देखेंगे। आज हम CNN कैसे यूज़ किया जाता है ये जानेंगे। उसके अलावा डीनॉइजिंग ऑटो एन्कोडर कैसे यूज़ किया जाता है ये भी सीखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, 20 से 30 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि आज हम CNN का प्रयोग करने वाले हैं जिसमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स लगती हैं। जो हमारा टास्क है वो एक नॉइज़ी इमेज को CNN की मदद से ऑटो एन्कोडर का यूज़ करते हुए कैसे डीनॉइज़ किया जाए ये जानना है। आज हम पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब के अलावा टेंसरफ्लो और केरास का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, केरास एक रैपर है टेंसरफ्लो के ऊपर, जिसका इस्तेमाल हम मशीन लर्निंग, पर्टिकुलरली डीप लर्निंग के जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसके इस्तेमाल में किया करते हैं। यहाँ पे हमने नमपाई और टेंसरफ्लो के रैंडम सीड को भी सेट कर लिया है ध्यान में रखते हुए। अब हम डेटा को प्रिपेयर कर लेते हैं और लोड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिफार 10 डेटा सेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमें केवल इमेजेस चाहिए, उनके लेबल्स से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए हम लेबल्स को उठाएंगे ही नहीं। हमारा सारा फोकस जो होगा वो सिफार 10 की जो इमेजेस हैं हमारे पास, उन इमेजेस पे होगा। उन इमेजेस को कैसे नॉइजी बनाकर उन्हें डीनॉइज करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उसमें लगभग 50,000 इमेजेस में 32x32 हमारे पास पिक्सल्स की एक इमेज है जिसमें 3 चैनल्स हैं। वैसे ही टेस्टिंग डेटा की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही इमेजेस हैं, पर जो नंबर है वो 10,000 है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में जो हमारा मेन चीज़ है, इमेजेस दिखती कैसी हैं। जो 3 चैनल्स हैं, क्या उसके बेसिस पे हमारे पास जो इमेजेस आई हैं क्या वो कलर्ड है, जैसे ही हमें रियल वर्ल्ड में इमेजेस दिखती हैं वैसी है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने कुछ यहाँ पे प्रिंट कर ली हैं हमारी इमेजेस, और कुछ लो रेजोल्यूशन इमेजेस हमारे को समझ में आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एक फ्रॉग देख सकते हैं, एक ट्रक दिख रहा है, यहाँ पे एक बर्ड दिख रही है, ये शायद कोई हॉर्स है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही है। ऐसे करके हमारे पास सिफार 10 में जो डेटा सेट होता है उसकी क्लासेस की इमेजेस हमारे पास हैं। अब हम मॉडल की बिल्डिंग से पहले इन इमेजेस को डीनॉइज कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले तो प्रिपरेशन के तौर पे इमेजेस को नॉर्मलाइज कर लिया है, इमेज पिक्सल वैल्यूज को, जो 0 से 1 के बीच में आ जाएंगी। तो जितने भी हमारी फ्लोट वैल्यूज थी फ्लोट 32 पे, उसको 255 से डिवाइड कर लिया। तो हमारा एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट दोनों ही हमारी इमेजेस जो हैं उसमें पिक्सल की वैल्यूज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। उसके अलावा अब हम नॉइज ऐड करते हैं पहले इमेजेस में। नॉइज ऐड करने के लिए ये जो हमारा डेटा प्रिपरेशन है वही चल रहा है अभी भी। हमने नॉइज फैक्टर जो है 0.5 का रखा। अब हमने जो ट्रेन डेटा है उसकी नॉइजी इमेजेस को एक्सट्रेन नॉइजी में डाल दिया है। इसमें है क्या, इसमें एक्सट्रेन प्लस नॉइज फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय हमने रैंडम नॉर्मल से एक सैंपल या एक पॉइंट उठा लिया है और वो ऐड कर दिया है। अब इससे होगा क्या कि हमारी इमेजेस में जितनी भी वैल्यूज़ हैं सब में थोड़ी थोड़ी नॉइज ऐड हो जाएगी। ऐसे ही यही काम हम एक्स टेस्ट के लिए भी कर देंगे। तो हमने वही कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि हमने इमेजेस को नॉर्मलाइज किया था। नॉर्मलाइज का मतलब ये हुआ कि अब इसकी सारी पिक्सल वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। लेकिन जब हमने नॉइज ऐड कर दी
तो उसके बाद पिक्सल वैल्यूज दोबारा से 1 से बाहर और 0 से कम भी चली गई होगी। तो उसको भी बैलेंस करने के लिए हमने दोबारा से क्लिपिंग परफॉर्म करी। अब उस क्लिपिंग में क्या होगा, जो 1 से ऊपर वाली वैल्यूज है वो 1 पे क्लिप हो गई और जो 0 से नीचे वाली वैल्यूज हैं वो 0 पे क्लिप हो गई, वो 0 पे रुक गई। हमने यहाँ पे यही काम कर लिया है। अब आ जाते हैं मॉडल बिल्डिंग में। मॉडल का स्ट्रक्चर हमने कुछ इस प्रकार डिफाइन किया है। अब यहाँ पे जो भी हम हाइपर पैरामीटर्स ले रहे हैं, जैसे कि कर्नल की डिमेंशन का साइज या एक्टिवेशन क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये आप अपने हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके जो भी आपको लगे कि आपके मॉडल के लिए सूटेबल है वही इस्तेमाल करें। अब बॉटलनेक जो जनरली हम यूज़ करते हैं या हम नॉर्मल ऑटो एनकोडर्स की भी बात करें तो हम जनरली ये रखते हैं कि हमारा जो एनकोडर है वो डिकोडर के साथ मिलता जुलता हो, यानी जो डिकोडर है एक तरीके से मिरर इमेज हो एनकोडर की। एक बार हमने लेटेंट स्पेस ले ली, उसके बाद हमारा जो डिकोडर निकल के आएगा वो फाइनली वही इमेज देना चाहिए जो हमारी ओरिजिनल इमेज है। तो जितनी भी हमने कंप्यूटेशन इनपुट में करी, जब हम लेटेंट स्पेस में आ गए वो रिवर्सिबल मानी जा सकती है, मान के जाया जाता है कि वो जो लेटेंट स्पेस निकल के आई है उसमें जो भी हमें काम किया था अभी तक ओरिजिनल इमेज से लाने में, वही काम अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारे को ओरिजिनल इमेज हमारी लेटेंट स्पेस से मिल जाएगी। यहाँ पे हमने वही करने की कोशिश करी है। हमने क्या किया, कॉन 2D लगा दिया, वही 64x64 और कर्नल 3x3 रेलू एक्टिवेशन। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हम जो मिरर इमेज है वो करे ही करे, ऐसा हमारे को कोई भी बंदिश नहीं है। हम चाहें तो वो अपने तरीके से मॉडल को डिफरेंट एनकोडर और डिकोडर के साथ रख सकते हैं। फिर हमने एक अप सैम्पलिंग लगा दी 2D में, फिर हमने एक कॉन 2D फिर लगा दी। अप सैम्पलिंग लगाने के बाद फाइनली एक कॉन 2D फिर लगा दी, जिससे हमारी जो फाइनल डायमेंशन निकल के आएगी वो 32x32 की होगी। तो यहाँ पे जो हमने हाइपर पैरामीटर्स यूज़ किए हैं, ऑप्टिमाइज़र के तौर पे हमने एडम ऑप्टिमाइज़र यूज़ किया है। उसके अलावा लॉस फंक्शन हमने मीन स्क्वायर्ड एरर, बैच साइज हमने 32 रखा है और टोटल नंबर ऑफ एपॉक्स हमने 5 रखे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है, जब आप कोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पैडिंग इज इक्वल टू सेम दिख रहा है। अब इसका क्या मतलब है? पैडिंग इक्वल टू सेम का मतलब ये होता है कि हमने जो इनपुट डायमेंशन दी है वो वही डायमेंशन निकल के आनी चाहिए आउटपुट में भी। ये चीज़ हम इंश्योर कर सकते हैं पैडिंग के थ्रू। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे रखी है कि हमारी जो इनपुट इमेज का साइज होगा, पैडिंग इक्वल टू सेम में हमारी आउटपुट इमेज को भी उसी साइज का होने के लिए जितनी पैडिंग की रिक्वायरमेंट है उतनी पैडिंग आप लगा दो। वो कंप्यूटेशन आपने मशीन पर छोड़ दी है। फिर हमने यहाँ पे एक एनकोडर और डिकोडर बना दिया। उसके बाद हमने ऑटो एनकोडर करके एक मॉडल डिफाइन कर दिया जिसमें हमने इनपुट्स और डिकोडेड आउटपुट्स डाल दिए और हमने ऑटो एनकोडर डॉट कंपाइल करके उसमें ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन भी डाल के उसको कंपाइल कर दिया। एपॉक्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 5 एपॉक्स रखी हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। ध्यान रखें अभी आप यहाँ पे हायर ऑर्डर कंप्यूटेशंस यानी एक बड़ा रैम वाला सीपीयू या फिर कोई जीपीयू यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आपके इस पूरे प्रोसेस को करने में बहुत समय लग सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 20 से 30 मिनट का समय भी लग सकता है। तो आप उसी हिसाब से अपनी एपॉक्स पर, अगर आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं तो एपॉक्स को कम ही रखें। जब आप ओरिजिनली किसी बड़े मॉडल को ट्रेन करना चाहते हैं और आपके पास रिसोर्सेज पे नहीं है, तो आपने एक बार डिफाइन कर लिया कि हाँ भी मेरा जो मॉडल है वो ठीक से परफॉर्म कर रहा है, अब सिर्फ मेरे मॉडल को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, तो आप उसमें एपॉक्स बढ़ा भी सकते हैं और अपने हिसाब से उसमें हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑटो एनकोडर यानी हमारा जो मॉडल है उसको फिट कर लिया।
तो हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है। अब रिजल्ट्स पे चलते हैं। रिजल्ट्स हम देखेंगे कैसे, तो हम विजुअली एनालाइज करेंगे कि हमारा जो मॉडल अभी इनपुट इमेज ले रहा है, फिर जो नॉइजी इमेज आई है, उसके अलावा जो फाइनली डीनॉइज्ड इमेज निकल के आई है ऑटो एनकोडर से, उन तीनों में कितना डिफरेंस है वो हम विजुअलाइज करेंगे। हमने कुछ रैंडम इमेजेस को यहाँ पे सैंपल कर लिया है, उसको हम नॉइजी इमेज बनाएंगे और उसके बाद उसको डीनॉइज करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CNN या डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर की असली ताकत का नमूना क्या है कि ओरिजिनल इमेज हमारे को कुछ कार जैसी दिख रही थी, उसके बाद नॉइजी इमेज बनाने के बाद हमारी इमेज कुछ ऐसी दिख रही है जिसमें हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हमारी इमेज के अंदर था क्या। तब भी हमारी जो मॉडल है वो उस पूरी इमेज को डीनॉइज कर पाया और कुछ फैक्टर्स जो हैं यहाँ पे हमारे को ओरिजिनल इमेज के फिर भी दिख रहे हैं। अब ये एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे हॉर्स जैसा कोई एनिमल हमारे को दिख रहा है। नॉइजी इमेज हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मतलब अगर ह्यूमन भी देखना चाहे तो ह्यूमनली ये लगभग नामुमकिन है कि हम इस नॉइजी इमेज को देखकर बता सके कि ओरिजिनल इमेज क्या रही होगी। लेकिन वहीं जब हम डीनॉइज करते हैं तो हमारे को कुछ ऐसी इमेज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी हमने टेस्टिंग के तौर पे हमने सिर्फ 5 एपॉक्स तक चलाया। अगर हम एपॉक्स बढ़ा देते तो हमारे को डीनॉइज्ड इमेज जो है वो और ज़्यादा हमारे ओरिजिनल इमेज के करीब मिलती, ऐसा हमारा मानना है। तो ये है हमारे जो डेटा निकल के आया है कि भाई शिप है या डॉग है, तो उससे डीनॉइज करने के बाद भी हमारे को कुछ उसमें से निकल के आ रहा है। आप ओरिजिनल इमेज की रेजोल्यूशन से ये जान सकते हैं कि कितनी परेशानी होगी एक ह्यूमन के लिए भी ये कॉरेस्पॉन्डेंस निकालना पाना कि ओरिजिनल इमेज कैसी है और नॉइजी इमेज कैसी है। तो फाइनली हम कंक्लूड ये करते हैं कि हमने आज एक CNN का मॉडल ट्रेन करा जो कि एक डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर था, जिसमें हमने इमेजेस को डीनॉइज करा। अब यहाँ पे एक ट्राई इट योरसेल्फ एक्सरसाइज भी है। आपने फैशन एमनेस्ट डेटा सेट को देखा है, आपने उसको काफ़ी बार ट्रेन भी किया है। डिफरेंस यहाँ पे सिफा 10 से ये रहेगा कि जो फैशन एमनेस्ट है वो इमेजेस हमारी ब्लैक एंड वाइट होती हैं। उन्हीं को यूज़ करके आप एक डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर को CNN बेस्ड बनाकर उनको ट्रेन करें। कुछ ऐसी इमेज हमारी दिखती हैं और देखते हैं कि आप ये कर पाते हैं और कितना अच्छा आपका रिजल्ट आ रहा है। तो अंत में आज हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को कैसे अप्लाई करते हैं ये जाना। हमने नॉइजी इमेजेस को डीनॉइजिंग ऑटो एनकोडर की मदद से कैसे डीनॉइज किया जाता है ये भी जाना। और हमने केरास और टेंसरफ्लो का प्रयोग करके कैसे मशीन लर्निंग के डीपर आर्किटेक्चर्स को बनाया जाता है यह भी सीखा। यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल समाप्त होता है। धन्यवाद।